हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स हरियाणा। आज इस वीडियो में हम लगभग 500 प्रश्न करेंगे जो कि आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। यह आपके PYQ भी है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, यानी कि जो पीछे आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। तो यदि आप हरियाणा CET की तैयारी कर रहे हो या फिर CET के बेस पर जो मेंस होता है उसकी तैयारी कर रहे हो, या फिर आप हरियाणा HTET की तैयारी करते हो, या वह एग्ज़ाम जहां पर हरियाणा GK आती है, तो यकीन करना इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि एक बार यदि मैं आपको PDF दिखाऊं तो काफ़ी अच्छी तरीके से PDF तैयार की गई है और बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो जब भी आप इस वीडियो को देखें तो यकीन करना कि आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, लेकिन कंडीशन एक ही है कि इसको हो सके तो इकट्ठा देखने की कोशिश कीजिएगा। नोट्स आप बना लीजिएगा या फिर आप इस PDF को टेलीग्राम से भी आप ले सकते हैं। तो चलिए पहले एक बार वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हरियाणा में लोकसभा की कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो 2 हैं। अगर हम हरियाणा में लोकसभा की कुल सीटों की बात करें तो हम अभी वर्तमान में 2024 में 10 सीटें हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 5 सदस्य चुने जाते हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। एक बार थोड़ा सा इनके ऊपर अच्छे तरीके से विश्लेषण करते हैं। देखिए, अभी हरियाणा के अंदर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। जो लोकसभा की सीटें होती हैं वही क्या होती हैं, वही आपकी सरकार बनाती है। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी संसद है, संसद के 2 सदन होते हैं, ऊपर वाला राज्यसभा और नीचे वाला लोकसभा। जो लोकसभा होती है वही आपकी सरकार का निर्माण करती है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वह किसके द्वारा चुने जाते हैं? हम लोगों के द्वारा, यानी कि एक आम नागरिक के द्वारा चुने जाते हैं। और उसका हरियाणा के अंदर कितनी सीटें हैं तो यह पूछा गया है। तो हरियाणा के अंदर 10 सीटें हैं, यानी कि हरियाणा से 10 सदस्य चुने जा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 2024 की। 2026 में अभी परिसमन होगा तो उसमें यह सीटें बढ़ने वाली हैं। हो सकता है कि आपकी 12 या फिर 13 सीटें यह हो जाए। तो लोकसभा की 10 सीटें हैं। बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की हरियाणा के अंदर सिर्फ 5 सदस्य चुने जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर सीट लिख दिया और यहाँ पर सदस्य है। चक्कर क्या है? चक्कर यह है कि जैसे कि आपकी लोकसभा की सीटें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हरियाणा के अंदर पहली सीट आती है आपके ऊपर से अम्बाला, फिर इसके बाद आती है आपकी लोकसभा की सीट की बात कर रहा हूँ मैं, कुरुक्षेत्र, फिर आपकी आती है करनाल, फिर आपकी आती है इस तरफ रोहतक, फिर आती है आपकी सिरसा, और फिर आते हैं आपकी हिसार। तो इस प्रकार से गुरुग्राम भी है और महेंद्रगढ़ भिवानी, दोनों को एक ही सीट में डाला गया है। यदि आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास सीट्स के नाम हैं। अम्बाला एक सीट है, कुरुक्षेत्र एक सीट है, लेकिन जब भी आप राज्यसभा के सदस्यों की बात करेंगे तब आपके पास सीट्स के नाम नहीं आएंगे। कभी भी आपको यह सुनने को नहीं मिलेगा कि भाई उस जगह से राज्यसभा के उस सदस्य का चुनाव हो गया। नहीं, ऐसा बोला जाएगा कि हरियाणा से जैसे कि अभी हाल फिलहाल में अगर किरण चौधरी की बात करते हैं, किरण चौधरी, ऐसा बोला जाएगा कि किरण चौधरी का चुनाव कि किरण चौधरी को चुना गया है किसके लिए? राज्यसभा सदस्यों के लिए। ठीक है, लेकिन मतलब मनोनीत किया गया है, लेकिन इसमें क्या हो, चुना गया है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। लेकिन यह क्या होगा, लोकसभा में प्रॉपर बताएंगे कि भाई कुरुक्षेत्र से कौन जीता है, कौन चुनाव जीत गया है, अम्बाला से कौन जीता है, रोहतक से कौन जीता है। तो यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं कि 5 सदस्य राज्यसभा के लिए हरियाणा से जाते हैं, लेकिन लोकसभा की सीट होंगी, प्रॉपर उनका नाम होगा। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा है उसके लिए हम एक नॉर्मल व्यक्ति वोटिंग नहीं कर सकता। और यही आपका होता है जो स्थायी, जो परमानेंट सदन होता है, इसको कभी भी भंग नहीं कर सकते। इसका कार्यकाल होता है प्रत्येक सदस्य का 6 वर्ष के लिए। ठीक है, और जो आपका लोकसभा है इसका कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष के लिए। क्योंकि 5 वर्ष की ही आपकी सरकार बनती है। तो अभी 2024 में जो भी सदस्य चुने गए हैं उनका कार्यकाल 2029 तक है। तो इसके बाद यदि इनको दोबारा इसी पद पर रहना है तो इनके लिए दोबारा से वोटिंग होगी। और वोटिंग कौन करेंगे? हम आम लोग करते हैं। तो इन्हीं में से 2 सीटें ऐसी हैं जो कि आपकी आरक्षित है, जहां से सिर्फ SC ST जो यानी कि जो रिजर्व
कैटेगरीज हैं वही आपके चुनाव लड़ सकती है और जीत सकती है। तो वह कौन सी है अभी हाल फिलहाल हरियाणा के अंदर? एक तो है आपकी अम्बाला जो कि सबसे ऊपर है, दूसरी है आपकी सिरसा। तो यह दोनों हैं, दोनों का आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर हम बात करें हरियाणा विधानसभा की, तो हरियाणा विधानसभा में अगर सबसे पहले हरियाणा जब अलग राज्य बनकर निकला था तो 1966 में सिर्फ हमारे पास 54 सीट्स थी। 1967 में यही सीट बढ़कर 81 कर दी गई और 1977 में यही सीट आपकी बढ़कर 90 कर दी गई थी। हाल फिलहाल 2024 की यदि हम बात करते हैं तो यह सीट 90 है, लेकिन 26 में यह सीट आपकी 120 के आसपास होने वाली है, परिसमन होगा। इतनी सारी बातें यदि आपको पता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ते रहना। आगे हम चलते हैं, हमारा आज का सेकंड प्रश्न, हरियाणा का अर्थ होता है, जो हरियाणा शब्द है उसका अर्थ पूछा गया है। तो हरियाणा देखिए, हरि, हरि का मतलब होता है भगवान, और आना याना, हरि याना यानी कि आना, मतलब कि आना, तो मतलब हरि का आना। ठीक है, तो हरि का आना का मतलब है कि हरि का निवास यानी कि भगवान का निवास, इसका हरियाणा का मतलब यही हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न हमारा, पेपर सिटी किस शहर को बोला जाता है? पेपर सिटी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी आपके शहर हैं और उनके प्राचीन नाम या उपनाम है या किसके नाम पर उस स्थान का नाम पड़ा है, तो इसके ऊपर मैंने बहुत बार अलग अलग वीडियो बना रखी है, तो उनको भी एक बार आप जाकर चेकआउट ज़रूर कर लेना। पेपर सिटी पूछा है तो पेपर सिटी आपकी यमुनानगर। देखिए जो आपके पेपर हैं यानी कि जो आपके कागज़ हैं, चाहे हम बुक्स की बात करें, आपकी नोटबुक की बात करें, जिसके ऊपर अभी भी क्या पता बहुत सारे लोग अभी करंटली इस वीडियो को देखकर नोट्स बना रहे होंगे, तो जिस पे आप नोट्स बना रहे हैं उस पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। तो वह कहाँ से बनता है आपको? वो लकड़ी से बनता है भाई, लकड़ी से, है ना। और लकड़ी जो आपके पेड़ है तो वहाँ से बनती है आपकी लकड़ी। तो इस वजह से जहाँ पेपर बनेगा तो वहाँ लकड़ी का उद्योग भी तो होगा। तो यमुनानगर को हम क्या बोलते हैं? लकड़ी उद्योग और पेपर उद्योग, लकड़ी उद्योग और पेपर उद्योग, क्योंकि लकड़ी से ही आपके बनते हैं पेपर। तो दोनों पॉइंट को एक दूसरे से रिलेट करके इस प्रकार से पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जबकि यमुना नदी है, यमुना नदी आपकी यमुनानगर ज़िले से ही प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो इसकी स्थापना मतलब यह ज़िला कब बना था यमुनानगर? आपका यह ज़िला बना था 1 नवंबर 1989 को। 1 नवंबर 1989 को वैसे 4 ज़िले बने थे, तो उनमें एक था आपका यमुनानगर। और यमुनानगर अगर हम बात करें इस ऐसे कुछ करके है, यह है आपका यमुनानगर, और दूसरी तरफ है आपका यूके यानी कि आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का एक ज़िला लगता है देहरादून, और हरियाणा का भी एक ही ज़िला उत्तराखंड के साथ बाउंड्री बनाता है यमुनानगर। तो इन दोनों के बीच में कुल 11 किलोमीटर की बाउंड्री है, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न हमारा, राज्य का, हरियाणा राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? वृक्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हरियाणा का है पीपल और भारत का है बरगद, तो इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बरगद, बरगद, बरगद को आप रिलेट कर लो बर्गर से, बर्गर। और बर्गर क्या है? बर्गर तो आज के टाइम पे एक ऐसा स्ट्रीट फूड हो चुका है, एक ऐसा जंक फूड हो चुका है जिसको पूरे भारत में ही खाया जाता है। चाहे हम बात करें साउथ की, हम बात करें नॉर्थ की, तो लगभग पूरे भारत में ही खाया जाता है, केवल हरियाणा में नहीं, पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसको खाया जाता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? बर्गर की। तो बर्गर से रिलेट कर लेना बरगद। ठीक है, तो बरगद, जब भी बरगद आए तब आपको ध्यान रख लेना है कि भारत। लेकिन जो दूसरा बचेगा वह कौन सा होगा? पीपल। पीपल क्या रहेगा? हमारा हरियाणा का राजकीय वृक्ष रहेगा पीपल। पीपल रहेगा हमारा राज्य का राजकीय वृक्ष, और बरगद क्या रहेगा आपका? बरगद रहेगा आपका बर्गर। तो बर्गर आपका रहेगा पूरे भारत का, क्योंकि बर्गर पूरे ऑल ओवर इंडिया में खाया जाता है। इसके साथ साथ जो और हमारे राज्य के चिन्ह या पहचान है उनको भी अभी फटाफट कर लेते हैं। राजकीय खेल के बारे में बात करें तो कुश्ती रहेगा भाई, हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती रहेगा, कबड्डी नहीं रहेगा। कुश्ती को क्या बोलते हैं? रेसलिंग। तो रेसलिंग रहेगा, जैसे कि आपकी काफ़ी सारे जैसे कि अमन सहरावत है जो कि अभी ओलंपिक में एक ब्रोंज मेडल लेकर आए हैं, और आपकी फोगाट है, विनेश फोगाट, जो कि अभी एमएलए भी बन चुकी हैं। तो वह रेसलिंग करते हैं, कुश्ती वो करते हैं। तो कुश्ती है, कबड्डी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कबड्डी खेलते हैं तो कबड्डी पर क्लिक कर देते हैं। और राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। और जो कनाडा है उसका है आइस हॉकी। इसको भी साथ में याद रखने की कोशिश कीजिएगा।
ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल हमारा रहेगा यानी नेशनल लेवल पर भारत का वह रहेगा हॉकी, और हरियाणा का रहेगा कुश्ती। यहाँ पर कबड्डी मत कर देना। वैसे कबड्डी आज के टाइम पे हरियाणा के लगभग हर एक गांव में खेली जाती है, लेकिन कुश्ती रहेगा। ठीक है। चलिए, अगर हम राज्य के पक्षी की बात करें, तब पक्षी और पशु तो दोनों को देखो। तो पक्षी और पशु में काला तो आपको आगे लगा ही देना है, चाहे पक्षी पूछे या फिर पशु पूछे, काला। अगर पक्षी पूछ ले तब आपका काला तीतर, क्योंकि भाई तीतर तो उड़ सकता है, और हिरण, हिरण नहीं उड़ सकता तो पशु होगा। तो हिरण रहेगा आपका राजकीय पशु, और पक्षी रहेगा आपका काला तीतर। लेकिन यदि मैं राष्ट्रीय की बात कर लूँ, तो राष्ट्रीय आपका जिस तरफ काला तीतर रहेगा उसी तरफ आपका रहेगा मोर। तो राष्ट्रीय की बात कर लें पक्षी की मोर, और राजकीय की बात कर लें पक्षी की काला तीतर। राजकीय पशु की बात करें हिरण, और पशु की बात कर ले तो आपका राष्ट्रीय पशु की बात कर ले तो आपका राष्ट्रीय पशु क्या रहेगा, चीता। चीता। ठीक है। पोशाक की बात करते हैं तो दामन कुर्ता रहेगा हरियाणा का, और राष्ट्रीय लेवल पर हमारा रहेगा, नेशनल लेवल पर साड़ी। मिठाई की बात करते हो हरियाणा के अंदर तो सबको पता है कि ऐसे कोई भी शादी नहीं जिसके अंदर लड्डू नहीं बनते हों, तो वही लड्डू रहेगा। और राष्ट्रीय स्तर पर अब हमारा क्या रहेगा, जलेबी। जलेबी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको हल्के में मत लेना कि बस सर वैसे ही पढ़ा रहे हैं तो हल्के फुल्के चीज़ें याद कर लेंगे। यहीं से आपका कभी ना कभी प्रश्न बन जाता है। यदि आप एच टेट की तैयारी करें तो एच टेट में तो भाई बिल्कुल बेसिक लेवल आता है। ठीक है। तो एस टेट में तो यहाँ से पूछे भी गए हैं, हो सकता है कि आगे भी पूछ लिया जाए। यदि आप नोट्स नहीं बनाना चाहते, आपको लगता है कि काफ़ी बोरिंग काम है, कौन नोट्स बनाए, तो जस्ट इस वीडियो को सुन लो, उसके बाद एक बार आंखों के सामने पीडीएफ निकाल लेना, बस यही काम कर लो, आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हाँ, ऐसा ज़रूर करना पड़ेगा कि आपको यदि आज आपने पीडीएफ एक बार आंखों के सामने से निकाल ली, तो 3-4 दिन के बाद दोबारा 5वें दिन फिर निकालो, 8वें दिन फिर। यदि आज आपको लगता है कि इस क्लास को देखने में और पीडीएफ को पढ़ने में मुझे 1 घंटा लग गया, तो अगली बार आपको 40 मिनट लगेंगे, उससे अगली बार 20 मिनट ही लगेंगे, उससे अगली बार आपको 10 मिनट लगेंगे। ऐसे आपका टाइम भी कम होता रहेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे पॉइंट्स का पता चलता रहेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहाँ पर है, तो कुरुक्षेत्र के अंदर है। जब भी बात आती है गुलजारी लाल नंदा, तो बस यह इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दे देना कि जो हमारे पीएम हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, एकमात्र एक ही ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनको कार्यवाहक, कार्यवाहक यानी सिर्फ कार्य चलाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं सिर्फ काम चलाने के लिए रखा गया था, वो कौन थे आपके, गुलजारी लाल नंदा। तो यह है हमारे भारत के प्रधानमंत्री पद पर केवल एक ही ऐसे व्यक्ति हुए जो कि कार्यवाहक रहे, कि जिनको सिर्फ कार्य मतलब काम चलाने के लिए रखा गया था। क्या नाम है, गुलजारी लाल नंदा। लेकिन सर कुरुक्षेत्र में इनका कैसे, जो आपका कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र कैथल, अगर इनकी हम बात करें तो कैथल से यह एक बार सांसद भी बने थे, सांसद बने थे। ठीक है। यह यानी कि आपके एमपी भी बने थे कैथल सीट से, उस समय पर कैथल सीट थी, तो पहले की बात है ये। और इनका काफ़ी अच्छा संबंध रहा है स्पेशली कुरुक्षेत्र से, क्योंकि कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है, जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है, इसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। तो इस वजह से यहाँ पर इनका संग्रहालय है, और लाइब्रेरी, म्यूजियम सब कुछ इनका यहीं पर है। कहाँ पर है सर, ब्रह्म, जो आपका ब्रह्म सरोवर है, या जिसको आप ब्रह्म घाट बोलते हैं, ब्रह्म सरोवर घाट बोलते हैं, वहीं पर है, वहीं पर है। ठीक है। इनका वहीं पर है। जो आपका कृष्ण संग्रहालय है, कृष्ण संग्रहालय, कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, 1987 में हुई थी। थीम पार्क के सामने कुरुक्षेत्र में ये है, और बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए भी आते हैं। तो वहीं पर है गुलजारी लाल नंदा। यह भारत के एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लगभग 17 सालों तक इनका कार्यकाल रहा। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, ये पद पर ही थे, मई 1964 में इनकी मृत्यु होती है, तब ये पद पर ही थे, अपने पद पर। तब इनको, गुलजारी लाल नंदा साहब को, इनकी कुर्सी पर बैठाया जाता है, और 13 दिनों के लिए कुर्सी पर बैठते हैं। इसके बाद कौन प्रधानमंत्री बनते हैं, गुलजारी लाल नंदा, जो आपके कार्यवाहक हैं। इसके बाद बनते हैं आपके लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री होते हैं। 2 अक्टूबर को उनका जन्म होता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी होती है, और आपके लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी होती है। लेकिन जब इनकी भी मृत्यु हो जाती है पद पर रहते हुए, तो दोबारा से इसी व्यक्ति को दोबारा से कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में फिर बैठा दिया जाता है। फिर भी दोबारा से यह जस्ट 13 दिनों के लिए बैठते हैं, और फिर गद्दी पर आती है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। तो उनकी भी गद्दी पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। तो भारत देश के पहले, दूसरे और तीसरे 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनकी गद्दी पर रहते हुए, अपनी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी।
तो इतनी बातें आपको पता होनी काफ़ी ज़रूरी है। और जब बात करते हैं हम कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र की स्थापना होती है 1973 में कुरुक्षेत्र की स्थापना होती है। आलू शकरकंद यहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं। धान भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। धान 3 बार के लिख दो, कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल तीनों जिलों में सबसे ज़्यादा धान होती है। जो आपका आ, हर्ष का टीला है, हर्ष का टीला वह भी आपका यहीं पर है थानेश्वर के अंदर। जो आपका शेख चिली का मकबरा है वह भी इसी के साथ लगता है, हर्ष के टीले के साथ, वह भी यहीं पर है। भद्रकाली का मंदिर काफ़ी बार पूछा गया है, आपके 51 पीठों में से एक है, तो वह भी आपका कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। और जो पीपली है, पीपली भी कुरुक्षेत्र के अंदर ही आता है। पीपली जू भी है, यानी पीपली चिड़ियाघर भी है। ओके, और कुरुक्षेत्र के अंदर आकाशवाणी केंद्र भी है। हरियाणा के अंदर 3 आकाशवाणी केंद्र है, जिसमें से दूसरा आपका कहाँ पर लगा था 1991 में, 1991 में आपका कुरुक्षेत्र जिले के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इतनी सारी जानकारी आप साथ में पढ़ते रहोगे तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला हम पॉइंट याद करते हैं कि गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय आपका कुरुक्षेत्र में, लेकिन पानीपत संग्रहालय आपका पानीपत में, थानेसर संग्रहालय थानेसर में, जयंती देवी सबको पता है कि जींद में होगा, लेकिन पुरातात्विक संग्रहालय आपका कहाँ पर रहेगा, झज्जर के अंदर आपका रहेगा। और वही झज्जर जहाँ से अब की बार अमन सहरावत ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने में योगदान दिया है झज्जर डिस्ट्रिक्ट से मन्नू भाकर ने। तो अब की बार झज्जर डिस्ट्रिक्ट से पेरिस ओलंपिक में 3 ब्रॉन्ज मेडल अब की बार आए हैं और पूरे हरियाणा के अब की बार 5 मेडल्स आए हैं। वह भी पूरा टॉपिक मैंने नीचे करवा रखा है, आगे करवा दूंगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, हरियाणा के चाणक्य, चाणक्य है ये, तो किसको कहा जाता है? तो भजन लाल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यदि आप इनकी जर्नी देखोगे तो बिल्कुल एक नॉर्मल से परिवार से और बिल्कुल एक नॉर्मल बिल्कुल नीचे से चलकर और हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। लगभग 3 से 4 बार यह है, लगभग 3 बार यह क्या बनते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। कौन? भजन लाल जी। तो इसी वजह से इनको हरियाणा का चाणक्य कहा जाता है। हरियाणा का सवर सम्राट की यदि हम बात कर ले तो पंडित जसराज रहेंगे। पंडित जसराज हरियाणा के सवर सम्राट की बात कर ले। और आधुनिक हरियाणा के निर्माता रहेंगे चौधरी बंसीलाल, जो कि हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री हैं। चौथे मुख्यमंत्री हैं चौधरी भजन लाल, 5वें हैं चौधरी देवीलाल। हरियाणा का कवि शिरोमणि कहा जाता है पंडित मांगेराम को। तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनसे रिलेटेड भी एक वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है, लेकिन तब तक आपको क्या करना है, वैसे मैंने बीच बीच में बहुत बार करवा भी रखा है, या आप कहीं से भी हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड एक प्रश्न कभी ना कभी जरूर पूछा जाएगा, तो उस पर विशेष फोकस रखना है आपको। अगला प्रश्न हमारा, प्राचीन काल में हरियाणा किस नदी के किनारे अवस्थित था, मतलब कि किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो वह थी आपकी सरस्वती नदी। फिर यह विलुप्त हो गई थी, अभी इसके उत्खनन के लिए दोबारा से इसको मतलब इसकी खुदाई करी जा रही है। स्पेशली यमुनानगर के गांव हैं कुछ, वहाँ पर इसकी खुदाई करी जा रही है और अब इसके कुछ साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अब तो प्राचीन काल में था, सरस्वती नदी के किनारे पर हरियाणा फैला हुआ है, लेकिन यदि हम बात करते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच लगभग 320 किलोमीटर की बाउंड्री बनाती हुई बहती है। तो दूसरी तरफ हरियाणा में एक तरफ यमुना नदी और दूसरी तरफ घग्गर नदी। तो यह है आपकी यमुना नदी जो कि आपकी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच है। तो इस तरफ जाती है आपकी घग्गर नदी। तो हरियाणा यहाँ पर है, ये वाला पूरा हरियाणा है। तो अभी हरियाणा इन 2 नदियों के बीच में बसा हुआ है। और यदि हम बात करते हैं यमुना नदी की, तो यमुना नदी आपकी हरियाणा के यमुनानगर से प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर। यमुनानगर का नाम भी इसी वजह से यमुनानगर पड़ा या यमुनानगर रखा गया, क्योंकि यह यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और यदि हम घग्गर नदी की बात करते हैं, तो घग्गर नदी आपकी सिरसा, जो आपका सिरसा जिला है, सिरसा जिला से होती हुई, सिरसा जिला लास्ट इसका जिला रहेगा, यहाँ से होती हुई है राजस्थान में चली जाती है। और यमुना नदी आपकी स्टार्टिंग में यमुनानगर में आती है, यमुनानगर में, यमुनानगर के बाद है कुरुक्षेत्र, लेकिन कुरुक्षेत्र में यह नदी नहीं घुसती है, इस बात का आपको पता होना चाहिए, ऐसे बहती है। फिर यह कहाँ पर जाती है, करनाल, KNL, उसके बाद आपका पानीपत, उसके बाद आपका फिर सोनीपत, उसके बाद आपका दिल्ली चली जाती है, फिर आपका फरीदाबाद और फिर आपका पलवल, पलवल से होते हुए यह है अलीगढ़ की तरफ, जो आपका उत्तर प्रदेश है वहाँ पर चली जाती है। और ये आगे चलकर यह है गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। गंगा नदी के अंदर 1375 किलोमीटर के आसपास इसकी कुल लंबाई रहेगी यमुना नदी की, जिसमें से 320 के आसपास ही है हरियाणा के अंदर भी बहती है। और यह जो आपका यमुनानगर है, तो यहीं से आपकी 2 नहरें, पश्चिमी और पूर्वी यमुना, पूर्वी यमुना पूर्व की तरफ यानी उत्तर प्रदेश की तरफ चली गई, पश्चिमी यमुना आपकी कहाँ चली गई, आपकी इसी तरफ हरियाणा की तरफ सिंचाई करती है। अगर आपसे पूछ भी ले कि हरियाणा के अंदर जो सिंचाई क्षेत्र है वह किस प्रकार से है, तो हरियाणा के अंदर लगभग आपका
आपका 48%, बल्कि इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा 48.5 से 49% के आसपास आपका लगभग नहरें इसको सिंचाई के रूप में लगभग 50% ही आप मान सकते हैं। आगे मैंने पूरा डेटा भी दिया हुआ है, आगे उसको मैं अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने वाला हूँ। हम बात करते हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। इन्होंने हरियाणा का भ्रमण कब किया? तो 1862 में किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, डायरेक्ट आ सकता है, याद रख लेना। आगे बढ़ जाते हैं। हरियाणा में कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 37 अभिलेख हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। और जो हरियाणा से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख है वह है आपका टोपरा अभिलेख। ठीक है, इसकी कौन सी लिपि है? ब्राह्मी इसकी लिपि है और इसकी संस्कृत भाषा है, जो कि आपका यमुनानगर के अंदर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इनको हल्के में मत लीजिएगा। हरियाणा में एक सिसवाल सभ्यता या संस्कृति पाई गई है, वह स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तो उसकी स्टार्टिंग होते हैं हिसार जिला के सिसवाल गांव से। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या हुई थी? खुदाई हुई थी। इस सभ्यता के लोगों को कृषक सभ्यता के लोग भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि लगभग ऐसा माना जाता है कि लगभग 2500 ईस्वी पूर्व राजस्थान से कुछ लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर कृषि करने लग गए थे। तो उसके बाद ही इन्हीं लोगों के द्वारा इस सभ्यता का क्या हुआ था? खोज हुई थी या फिर निर्माण हुआ था। तो कृषक सभ्यता के लोग भी इनको कहते हैं। बात करते हैं पंचमपुर। पंचमपुर किस शहर का प्राचीन नाम है? तो पिंजौर का प्राचीन नाम है, और वही पिंजौर जो आपका पंचकुला के अंदर आता है। पिंजौर के अंदर आपकी जो शिवालिक पर्वतमाला है उसका सबसे ऊंचा पॉइंट हरियाणा में पिंजौर के अंदर है, उसका क्या नाम है? क्रोह। लगभग 1514 मीटर की यह एक चोटी है क्रोह की पहाड़ियों में। और क्रोह की पहाड़ियों में आपका खोल ही रेतान और आपका वीर शिकारगढ़, ये दो क्या है आपके वन्यजीव अभयारण्य हैं। वैसे कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? अब 7 रह गए हैं। पहले कितने थे? 8 थे। एक था आपका 29,000 एकड़ का, लगभग इतना ही था। कौन सा? सिरसा के अंदर था, अबूब शहर सिरसा के अंदर था, तो उसको अब खत्म कर दिया गया। तो लगभग अब 7 रह गए हैं। ठीक है, उसको इस श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो अब सबसे छोटा कौन सा हो गया? तो वही जो सबसे पहले था, कौन सा? आपका छिलछिला। छिलछिला आपका कहाँ पर है? छिलछिला, छील दिया। छिले कहाँ गए थे लोग? छिलछिला। छिल कहाँ पर छिले गए थे? महाभारत के युद्ध में। और महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में। लगभग 71 एकड़ में ये फैला हुआ है। तो इतनी सारी बात आपको पता होनी चाहिए। हरियाणा में जैन धर्म का मुख्य केंद्र कौन सा शहर था? तो हांसी। और हांसी कहाँ पर है? आपका हिसार के अंदर है। जब भी बात आए हांसी की तो या फिर हिसार की, हिसार से याद रख लेना कि हिसार 1966 में जो हमारे 7 जिले बने थे, तो उनमें सबसे बड़ा जिला कौन सा था? आपका हिसार जिला था। आगे बात करते हैं। चीनी यात्री हेनसांग हमारे भारत में आता है, तो तब किसका शासनकाल यहाँ पर था? तो तब था राजा हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन पुष्य भूति वंश यानी कि वर्धन वंश से संबंधित थे। जो आपके हर्षवर्धन है, राजा हर्षवर्धन, 590 ईस्वी में इनका जन्म होता है। 606 में लगभग 16 साल की एज में ये गद्दी पर बैठ जाते हैं और 647 तक ये रहते हैं, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने थानेसर को अपनी राजधानी बनाया और यहीं से इन्होंने चारों तरफ क्या किया था? अपने एरिया को फैलाने का कार्य किया था। 1818 में एक युद्ध भी हुआ था जिसमें ये पराजित भी हुए थे, हार जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के शासनकाल में आया था, लगभग 633 या 634 में आया था। कौन? चीनी यात्री हेनसांग। इन्हीं के शासनकाल में वह भारत में और हरियाणा, इन्हीं के शासनकाल में वो थानेसर में आया। और सीयू की एक पुस्तक भी उन्होंने लिखी, एक बाण भट्ट करके काफ़ी फेमस कवि भी हुए। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने भी इन्हीं के राज्य में रहे और काफ़ी भ्रमण वगैरह भी किया और काफ़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें भी उन्होंने लिखी हैं, जिनमें से एक है हर्षचरित भी। मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया? तो 1009 में आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी का जब भी नाम आए तो याद रख लेना, 1000 से और 1026 तक लगभग 17 बार आक्रमण किया। और उनका मानना यही था कि जब तक मैं जीत नहीं जाऊंगा लगातार मैं आक्रमण करते ही रहूंगा। तो यहाँ पर इतने सारे आक्रमण किए, लगभग 17 बार आक्रमण किए थे उन्होंने। जो उनका 6वां आक्रमण था वह हुआ था हमारे थानेश्वर पर। ठीक है, थानेश्वर पर हुआ था 1009 के आसपास। और तब राजा जयपाल यहाँ का शासन उनके हाथों में था। होता क्या है कि 1014 में दोबारा से आक्रमण करते हैं। उस समय यह जो आपकी मारकंडा साहबाद से आगे अंबाले की तरफ जाते हुए नदी है, तो वहाँ पर इनके बीच युद्ध होता है और मोहम्मद गजनवी जीत जाते हैं। और 1014 में यह युद्ध जीतने के बाद क्या करते हैं? तहस नहस कर देते हैं। लुटेरा आक्रमण इनको बोला जाता है। चक्रवर्ती स्वामी की मूर्ति उठाकर ले जाते हैं, मूर्ति भंजक भी इनको बोला जाता है। मंदिर इन्होंने तोड़ दिए। तो बहुत तहस नहस करने का कार्य इन्होंने किया था। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। और 1000 तक शासन रहा था किसका? राजा जयपाल का। ठीक है, तो
5 7 यहाँ से 10 प्रश्न बन जाते हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी यह दो नाम दिए जाएंगे। काफ़ी सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होगे। सर कैसे? देखिए गजनवी, गजनवी को रिलेट करो गजनी से, गजनी हम लगाते हैं और फिर क्या हो जाते हैं गोरे, जस्ट फॉर ट्रिक ऐसे, लेकिन कुछ नहीं होता। ठीक है, पहले गजनी लगाएंगे फिर गोरे होंगे, तो इस वजह से पहले आया गजनवी और बाद में आया आपका मोहम्मद गोरी। यह मोहम्मद है, वह मोहम्मद है, मोहम्मद गोरी बाद में आया, मोहम्मद गजनवी यह है। यह कब, इसके बीच आपके 92-93 में 2 युद्ध हुए हैं। 1992-93 में नहीं, 1192-93 में आपके 2 युद्ध होते हैं, जिसको हम आपका त्रावड़ी या फिर त्राइन का युद्ध भी बोलते हैं। कहाँ पर है ये? करनाल के अंदर है। तो इनमें क्या होता है, जो मोहम्मद गोरी है पहला यह हार जाता है युद्ध, किससे? पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन दूसरा युद्ध यह जीत जाता है। जो इसका एक प्रिय इसके दरबार में रहने वाला इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वह क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक यहीं पर उसको छोड़ जाता है कि अब आगे का क्षेत्र, अब आगे का राज्य तू संभालेगा। यहाँ पर अपने देश यह दोबारा लौट जाता है। तो जो गुलाम वंश है उसकी स्थापना यह इसी का शासक करता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि गुलाम था तो इसी वजह से गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में, लेकिन 1210 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और आगे चलकर 1236 में देखिए 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद गद्दी पर बैठते हैं कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठते हैं। 1236 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वह जब मरते हैं या उनकी डेथ होती है तो 1236 में उनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ जाती है, लेकिन 1240 में उनको भी मरवा दिया जाता है। कहाँ पर? कैथल में। अल्तुनिया जो कि उनके पति थे, उनके साथ यहाँ से वो जा रहे थे या फिर आ रहे थे। कहाँ पर? कैथल में। कैथल में, और इनके भाइयों के द्वारा ही इसकी मृत्यु करवा दी जाती है या फिर हत्या करवा दी जाती है, दोनों की। लेकिन जो उसका मकबरा है वह आज भी 1240 में यह घटना हुई थी और अगस्त अक्टूबर के आसपास की यह बात है, मतलब एंड के, मतलब जो मिड पार्ट है उसके बाद की यह बात है। और तब क्या है, इनके लिए मकबरा या फिर कब्र भी इनके बनवाई गई थी, जो कि आज काफ़ी खस्ता हालत में है। कहाँ पर है? वैसे ही कैथल डिस्ट्रिक्ट में है। तो इतने सारे पॉइंट्स यदि आप एक दूसरे के साथ रिलेट करके पढ़ोगे तो जैसे कि यहाँ पर 2 नाम एक से आ गए थे, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी, तब आप वैसे तो जो पहली दूसरी बार पढ़ेंगे काफ़ी सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको एक सीक्वेंस पता है, एक क्रोनोलॉजिकल काल आपको पता है कि सर कहाँ पर क्या चीज़ें होंगी, तब आप चाह कर भी कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं हम। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी, तो गंगा नदी हमारे भारत में लगभग 2525 किलोमीटर तक बहती है और यही भारत में सबसे लंबी नदी है बहने वाली गंगा नदी। तो इसकी एक सहायक नदी है जो हरियाणा में भी बहती है लगभग 320 किलोमीटर, कौन सी है? यमुना नदी। लगभग 1375 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। मैं यमुना नदी की बात कर रहा हूँ और यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। ठीक है, मैं यमुना नदी की बात कर रहा हूँ कि 320 किलोमीटर तक यह बहती है स्पेशली हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा में यह यमुनानगर जो आपका ज़िला है, वहाँ के जो ताजे वाला बांध है, वहाँ उसके उत्तर में कालेसर है ये, वहाँ से प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर। यह एक 12 मासी नदी है, यानी 24 घंटे वर्ष के 365 दिन इसके अंदर पानी रहता ही रहता है। कहाँ से आता है? सब पहाड़ों से पीछे से इसके अंदर पानी आता है। हरियाणा में लगभग 320 किलोमीटर तक यह बहती है और हरियाणा में स्टार्टिंग में यमुनानगर में यह बहती है, फिर कुरुक्षेत्र नहीं आती है, करनाल आती है, उसके बाद पानीपत, सोनीपत, उसके बाद दिल्ली से फरीदाबाद, और फिर आपका क्या रहेगा, फिर आपका पलवल, और पलवल से आपकी अलीगढ़ जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, उस तरफ यह मुड़ जाती है और आगे चलकर यह गंगा नदी में मिल जाती है। 320 किलोमीटर तक बहती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की दोनों की सीमाओं पर लगभग सीमा पर ही यह बहती है। यमुनानगर के जो ताजा वाला स्थान है भाई, यहाँ से हथनी कुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर है ये, और पूर्वी यमुना नहर, 2 नहरें निकाली गई हैं। पूर्वी आपकी पूर्व यानी उत्तर प्रदेश की तरफ जाएगी और पश्चिमी आपकी पश्चिम यानी हरियाणा की तरफ आएगी। जो यमुना नदी की सहायक नदी है वो सोम्बा नदी और पथराला नदी है। ठीक है, यह है जो आपका सिरमौर जिला है वहाँ से निकलती है और इसी में वहीं पर इसके अंदर ये समा जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो आपको इतना सारा डेटा स्पेशली यमुना नदी के बारे में पता होना चाहिए। यमुना नदी ऐसे बहती है, यह हो गया आपका यूपी, यह हो गया आपका हरियाणा। ठीक है, जो आपकी दूसरी नदी है वह कौन सी है? आपकी ये वाली, ये आपकी घग्गर नदी है। मैं जी से लिख देता हूँ घग्गर और वाई से लिख देता हूँ YN से यमुना नदी। ठीक है,
तो इस वजह से आज के टाइम पे जो हरियाणा है, ये वाला पूरा पूरा हरियाणा लगभग आपका इन दो नदियों के बीच बसा हुआ है। लेकिन जो आपका प्राचीन समय में आपका हरियाणा था, वह बसा था आपका सरस्वती नदी के किनारे। तो तीनों नदियों के नाम अच्छी तरीके से याद रख लेने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। आज के टाइम पे सबसे बड़ी हरियाणा के अंदर नदी कौन सी है? यमुना नदी, लगभग 320 किलोमीटर बहती है। लेकिन जो आपकी सबसे पवित्र नदी थी पहले कौन सी? सरस्वती नदी। उसका उत्खनन कार्य चल रहा है और दोबारा से वो पुनर्जीवित करने का काम भी किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राज्य में कहाँ पर अंगपुर या अनंगपुर है, ये अनंगपुर कर लो इसको, ठीक है। अनंगपुर झील है तो आपका फरीदाबाद में है। वही फरीदाबाद जिसकी आपकी स्थापना होती है 1979 में। और यहाँ पर महिंद्रा ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा है। औद्योगिक नगरी इसको बोला जाता है, बाबा फरीद की नगरी इसको बोला जाता है। और जो पांडवों के द्वारा 5 गांव मांगे गए थे उनमें से दिलप्रति यानी कि आपका फरीदाबाद, इसी को आज के टाइम पे बोला जाता है। पांडवों के द्वारा 5 गांव दुर्योधन से मांगे गए थे। 5 गांव कौन कौन से थे? आपका पणप्रस्थ पानीपत, सोनप्रस्थ सोनीपत, आपका इंद्रप्रस्थ दिल्ली, आपका भागपत जो कि भागपत यूपी में है, और आपका दलप्रत आगे आपका इसका आज वर्तमान में नाम हो चुका है फरीदाबाद। तो आपके 5 गांव थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें फरीदाबाद एक आपका मुख्य गांव था। इसके बाद भड़कल झील, धोद झील, भड़कल का निर्माण हुआ है 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसी साल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको फरीदाबाद से रिलेटेड पता होनी चाहिए। हाँ, एक और फरीदाबाद के अंदर अभी फरवरी के महीने में एक मेला लगता है, सूरज कुंड का मेला, जिसकी 1987 में शुरुआत होती है। 2024 में यह 37वीं बार आयोजित किया जा चुका है। 38वीं बार यह मेला अब लगने वाला है 2025 के अंदर। कब से कब तक? 7 फरवरी से और आपका 24 फरवरी तक, लगभग आपका 17 से 18 दिन, शायद 23 फरवरी है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो। तो लगभग आपका 17 से 18 दिन यह मेला चलेगा, फरवरी 2024 में यह लगेगा। चलिए, बाबा फरीद की यह नगरी है। आगे बढ़ जाते हैं। हरियाणा वन विभाग के तहत प्रदेश के वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे पहले है राजकीय वन, फिर है आपका सामुदायिक वन, और फिर आपका निजी वन। जो राजकीय वन है, इस पर आपका जो राज्य की सरकार होती है डायरेक्टली उसके अंडर होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह। जो सामुदायिक होते हैं वह आपके डायरेक्टली पंचायत, जैसे कि ग्राम पंचायत हो गया आपका, तो इन संस्थाओं के अंडर होते हैं ये। और जो आपका निजी होता है, निजी वन, यह हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी समुदाय के द्वारा इनके अंडर होते हैं। क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि खेतों वगैरह में काफ़ी लंबे टाइम तक पेड़ लगा दिए जाते हैं, जो एक टाइम पर आपके वन ही बन जाते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के। तो वह किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा भी लगाए जाते हैं या किसी समुदाय के द्वारा। राज्य में सर्वाधिक वन आरक्षित क्षेत्र किस जिले में? तो पंचकूला के अंदर है। और सबसे कम की बात कर लें तो सिरसा के अंदर है। 1966 में गठन के समय भौगोलिक क्षेत्र का कुल 3.90% भाग पर वन थे। 2006 के अंदर जो वन नीति है उसके अकॉर्डिंग राज्य में 20% वन होने चाहिए, लेकिन हरियाणा सिर्फ 10% को मानता है और वह भी कवर नहीं कर पा रहा। अब भी 3 दशमलव कुछ ही है। इंद्री हर्बल वाटिका या इंद्री हर्बल पार्क की यदि हम बात करते हैं, कहाँ पर है ये? करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कौन सा? इंद्री हर्बल वाटिका या इंद्री हर्बल पार्क कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। और करनाल वही करनाल जिसकी आपकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1966 को। देखिए, करनाल एक जिला भी है और करनाल एक मंडल भी है, ठीक है। तो करनाल एक मंडल भी है, करनाल एक जिला भी है। के करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल। सबसे ज़्यादा धान होती है। हरियाणा का पेरिस बोलते हैं, साफ सुथरी सिटी है। कर्ण नगरी जिसको बोलते हैं, कर्ण पार्क यहीं पर है। तो इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। लिबर्टी जो आपके शूज़ हैं वह भी यहीं पर बनते हैं, लिबर्टी शूज़, ठीक है। किलोई हर्बल पार्क यह आपका सोनीपत में है। रोहतक कर देते हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट, याद रख लो। सोनीपत कहाँ पर? सोनीपत के अंदर क्या है? किलोई हर्बल पार्क। अशोक वाटिका आपका रहेगा करनाल के अंदर, नीम वाटिका आपका रहेगा रोहतक के अंदर, और हनुमान वाटिका आपका रहेगा कैथल के अंदर, ठीक है। सोनीपत की आपकी कब स्थापना होती है? 1972 में। आपकी 1966 में होती है करनाल की। रोहतक की आपकी स्थापना होती है 1966 में, और 1989 में आपकी स्थापना होती है कैथल की। तो डेट्स याद रखा करो, क्योंकि पंचकूला तो एक ऐसा जिला है, PKL ऐसा जिला है जो कि पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। भाई P5 से स्टार्ट है, पाँचकूला, 5 से स्टार्ट है, तो 5 इसके लास्ट में भी आ रहा है 5। तो 1995 में इसको बनाया गया था। आगे बढ़ जाते हैं। हरियाणा, वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो 7 हैं। पहले 8 थे। जो अबूब शहर है, जो कि सिरसा, जो कि सबसे बड़ा था, लगभग 29,000 एकड़ में था। इसको इस श्रेणी से हटा दिया गया, तो अब 7 बचते हैं। और 7 में सबसे छोटा अब कुरुक्षेत्र का है, जो क्या है? छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य, जिसमें मात्र 71 यानी 71 एकड़ में यह फैला हुआ है।
अब बात करते हैं हम हरियाणा के अंदर कितने चिड़ियाघर हैं। तो हरियाणा के अंदर 3 चिड़ियाघर हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं रोहतक के 85-86 में स्थापना होती है, सबसे बड़ा है 47 एकड़ में। फिर पिपली का चिड़ियाघर 27 एकड़ में है, और फिर भिवानी चिड़ियाघर जो कि आपका 7 एकड़ में है। अब इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। इन दोनों की स्थापना एक साथ हुई है 1982-83 में। इसकी थोड़ी सी इनके बाद होती है 85-86 में। हरियाणा के अंदर 3 ही चिड़ियाघर हैं और 3 ही आकाशवाणी केंद्र है। आकाशवाणी पहला हमारा रोहतक के अंदर है, दूसरा पिपली की बजाय कुरुक्षेत्र में है। वैसे पिपली भी कुरुक्षेत्र के अंदर है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कुरुक्षेत्र आपको मिलेगा। कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं, चिड़ियाघर की बजाय आकाशवाणी केंद्र की बात कर रहा हूँ मैं। और जो आपका भिवानी की बजाय हिसार हो जाएगा। 3 आकाशवाणी केंद्र हैं आपके, रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार। अगर मैं स्थापना की बात करूँ तो 1976 में पहला आकाशवाणी केंद्र बन गया था, दूसरा कुरुक्षेत्र वाला 1991 में, और तीसरा आपका 1999 में, तो 1999 में बन गया था। तो 3 प्रकार के डेटा है, उसको भी याद रखिएगा। लेकिन चिड़ियाघर की बात करूँ, सबसे बड़ा है आपका 47 एकड़। 47 एकड़ ना मिले तो आपको 44 एकड़ यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। वैसे क्रोनोलॉजिकल काल भी आप लगा सकते हैं कि सबसे छोटा 7, फिर 20 जोड़ दो 47, फिर 20 जोड़ दो 47, 27, यहाँ पर 27, 7, 27, 47, 20 जोड़ के। अगला प्रश्न, राज्य में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पर होते हैं। तो कुरुक्षेत्र के अंदर होते हैं सबसे ज़्यादा आलू। यदि हम कुरुक्षेत्र के अंदर और देखें, शकरकंद भी सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र के अंदर है, धनिया भी सबसे ज़्यादा, और आलू भी सबसे ज़्यादा। फसल बासमती चावल सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र के अंदर होते हैं। आम की बात कर रहे तो करनाल के अंदर सबसे ज़्यादा आम होते हैं। कर्ण पार्क आपका कहाँ पर है, करनाल के अंदर है। आम भी सबसे ज़्यादा यहीं पर होते हैं। सेब और केला दोनों फतेहाबाद के अंदर होते हैं। पिंक सिटी फतेहाबाद को बोला जाता है हरियाणा का पिंक सिटी, गुलाबी शहर। और वैसे जयपुर को बोला जाता है पिंक सिटी, भारत का गुलाबी शहर। आंवला सबसे ज़्यादा सिरसा के अंदर है। आड़ू भी सबसे ज़्यादा सिरसा के अंदर है। गाय भी सबसे ज़्यादा सिरसा के अंदर है। गेहूँ भी सबसे ज़्यादा सिरसा के अंदर है। आपका खुम्बी की फसल सोनीपत के अंदर सबसे ज़्यादा होती है खुम्बी। जो आपके साइकिल है एटला साइकिल, वह भी यहीं पर है, सोनीपत के अंदर है। प्याज आपका अंबाला के अंदर है। मिक्सो सिटी या वैज्ञानिक नगरी इसको बोलते हैं अंबाला। अंबाला कब बना था, 1966 में बना था। गुरुद्वारे की यहाँ पर अधिकता है, कहाँ पर, अंबाला के अंदर। हल्दी आपकी यमुनानगर के अंदर है, यमुनानगर के अंदर। और मिर्च भी देखिए, मिर्च और हल्दी तो दोनों के दोनों आपके यमुनानगर के अंदर हैं। यमुनानगर कब बना था, 1989 में इसको अलग जिला बनाया गया था। धनिया आपका कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि सर आज थोड़ा सा जल्दबाजी में है। हाँ तो हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी जस्ट 1 महीना बचा है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी टॉपिक में मिस कर दूं। जो आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया है, जैसे कि हरियाणा जीके, यदि आप अच्छी तरीके से करते हो तो लगभग हरियाणा जीके 10 नंबर के आते हैं, तो लगभग आपके यहीं से कवर हो जाएंगे यदि आप हर एक दिन क्लासेज अटेंड करते हो। रीजनिंग मैंने सिर्फ एक ही वीडियो डाली है जिसमें आपके 5 सालों के PYQ हैं, उस वीडियो को देख लो। लगभग आपके 2 घंटे से थोड़ा सा कम की है वो वीडियो, तो 10 में से 10 उस वीडियो को देखने के बाद आपके हो ही जाएंगे। मैथ्स की वीडियो मैंने डाल दी है, तो 6 से 7 क्वेश्चंस एक ही वीडियो से डायरेक्ट वही सेम कंसेप्ट आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा। इसके बाद हिंदी की पूरी मैराथन डाल दी गई है, एक ही मैराथन है, 3 घंटे की वो मैराथन है। तो 15 नंबर की आपकी हिंदी आती है। HTET की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर HTET की बात करें, हरियाणा CET की बात करें, तो सभी के लिए वह एक ही क्लास काफ़ी है, एक ही क्लास इनफ है। और अगर मैं बात करता हूँ SST की आपकी मैराथन वगैरह भी डाल दी गई है। पॉलिटिकल की मैराथन डाल दी गई है, पॉलिटिकल साइंस की। और SST की मिक्स प्रश्न की एक पूरी सीरीज भी लगभग आपकी 12-13 क्लासेज उसमें आ चुकी है। तो यदि आप इतना अटेंड कर लेते हो, मैं स्पेशली HTET वालों को बोलूँ तो भाई आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आपको 90 नंबर लेकर आने हैं जनरल वालों के लिए, और SC ST को और भी कम 82 के आसपास लेकर आने होते हैं, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि मैं CET की बात करता हूं, तो CET के अंदर आपको पता है ही है कि हरियाणा जीके का 25 नंबर का बहुत बड़ा एक सबसे बड़ा आंकड़ा है, और मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी। तो आप डेली क्लास कर लो, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी, काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। बात करते हैं हरियाणा किसान आयोग को जो गठन है उसको कब मंजूरी मिली थी। तो 15 जुलाई 2012 को इसको मंजूरी मिल गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है इसका, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपका हिसार के अंदर है। किसान आयोग कैंप आपका कहाँ पर है, तो यह है आपका गुरुग्राम के अंदर। इसके मुख्य कार्य क्या है, किसान आयोग जो आपका हरियाणा किसान आयोग है इसके, तो इसका कार्य है कि भाई किसानों की समस्याओं को सुनना, उनकी पैदावार से रिलेटेड समस्याएं हैं, उनकी इनकम से रिलेटेड समस्याएं हैं, किस प्रकार की फसलें, तो किसानों से संबंधित है, किसानों की फसलों से यह संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुख्यालय इसका आ सकता है कि कहाँ पर है, तो हिसार के अंदर है।
देश में पहली बार पशु जनगणना कब हुई थी? तो 1919 से 1920 तक हुई थी। 1920 यानी कि अप्रैल तक हुई थी। तो अब की बार 20वीं, क्योंकि 5 साल में एक बार होती है, तो 20वीं जनगणना हुई है 2019 के अंदर, और इसके अंदर 71,26,000 पशु हमने देखे हैं। राज्य में सबसे ज़्यादा मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं, जिसको एशियन ट्रैक्टर भी कहा जाता है, इसको काला सोना भी कहा जाता है और सोने की खान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह दुग्ध के मामले में सबसे ऊपर है। गायों की अगर हम बात करते हैं तो साहिवाल गाय पाई जाती हैं और थारपरकर यह आपकी नस्लें पाई जाती हैं। गाय सबसे ज़्यादा आपकी सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन कहाँ पर है? आपका हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न हमारा, राज्य में सिंचाई के लिए सबसे बड़ा साधन क्या है? तो हमारा राज्य में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वह नहरों के द्वारा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो कि लगभग 48 दशमलव कुछ प्रतिशत है, जो कि आपका नहरों के द्वारा सिंचाई किया जाता है। और अगर हम नलकूपों या फिर ट्यूबवेल की बात करें तो आपका लगभग 51%, और लगभग जो आपके अन्य साधन है तो 0.5% आपका रहेगा। हाँ, कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर ना तो कोई नहरें लगती और ना ही वहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह है, तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं, हालांकि बहुत कम है लेकिन हैं फिर भी कुछ क्षेत्र, जैसे कि टैंकों से, जो आपके टैंकर होते हैं उससे पानी मंगवाते हैं, वो डालते हैं, फिर डायरेक्ट वर्षा पर डिपेंड रहते हैं जहाँ पर पानी की थोड़ी सी ज़्यादा कमी होती है। तो यह क्षेत्र कुछ ज़्यादा नहीं, 0.5% है, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे भी है। ट्यूबवेल्स की बात करें तो कैथल के अंदर सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल्स के द्वारा पानी दिया जाता है और पंचकुला के अंदर सबसे कम। क्योंकि कैथल के अंदर भाई क्या है, 3 बार के कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र, इनके अंदर यह एक दूसरे के साथ बाउंड्री भी, अपनी जो सीमा है वो शेयर करते हैं, और यहाँ पर नलकूपों के द्वारा सबसे ज़्यादा पानी दिया जाता है, और यहीं पर होती है आपकी बासमती धान सबसे ज़्यादा। ठीक है सर, जो आपका नहरी है, नहरी, तो नहरी को भी आपको ध्यान रख लेना है कि अगर नहरी आपसे पूछ भी लिया जाए कि सबसे ज़्यादा नहरी कहाँ पर पानी होगा, तो आपका सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा। सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा नहरों के द्वारा सिंचित ऐसा जिला जो सबसे ज़्यादा नहरों पर डिपेंड है, सिरसा रहेगा। सबसे कम आपका पंचकुला रहेगा। नलकूपों पर आपका कैथल सबसे ज़्यादा और पंचकुला सबसे कम रहेगा। आपकी मुख्य वैसे नहर कौन कौन सी? एक तो आपकी यमुना नहर हो गई और दूसरी आपका घग्गर नहर हो गई। घग्गर नहर आपकी सिरसा डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकल जाती है। चलिए, भारत में मारुति सुजुकी कंपनी ने अपना पहला प्रथम कारखाना कब और कहाँ लगाया था? तो 1982 के अंदर यह लगाया था। बात करें मारुति सुजुकी कंपनी की, गुरुग्राम में इसको लगाया था, और लगभग 300 एकड़ में यह फैला हुआ है। लेकिन इसके बाद 2007 में एक और इससे भी बड़ा 600 एकड़ वाला यहीं पर गुरुग्राम के मानेसर में लगा दिया गया। और मानेसर में अभी क्या है, मानेसर एक तो आपका नगर निगम बना है, मानेसर नगर निगम भी बना है, और मानेसर को अभी एक नया जिला बनेगा ऐसा भी डिक्लेयर किया गया है। और भारतीय कार बाजार में लगभग 50% इसकी हिस्सेदारी है मारुति सुजुकी की। यह एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। हमारा बहुत सारा यूथ इन कंपनियों में कार्य भी करता है। कहाँ पर है ये? गुरुग्राम में। चलिए, कौन सा जिला सूती धागे या सूती वस्त्रों के लिए काफ़ी फेमस है? तब आपका भिवानी जिला है, जो यह सूती धागे के लिए या फिर सूती वस्त्रों के लिए काफ़ी फेमस है, क्योंकि 1937 में पहला जो राज्य का पहला सूती वस्त्र मिल या फिर टेक्सटाइल मिल है वह कहाँ लगाया गया था? भिवानी के अंदर। भिवानी टेक्सटाइल मिल के नाम से लगाया गया था सन 1937 में। तो इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है भाई, डायरेक्टली सीधा बात बोल रहा हूँ। भिवानी की बात करते हैं तो 1972 में इसका क्या होता है, इसका एक नया ज़िला बनता है भिवानी। किससे अलग किया गया था साहब? जो आपका हिसार डिस्ट्रिक्ट है उससे अलग किया गया था। हिसार आपका 1966 में ही एक ज़िला था, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला था क्षेत्र के। यदि हम बात करते हैं 1972 में से इसमें से भिवानी निकाल दिया गया, और 2016 में भिवानी में से अब आगे चरखी दादरी को निकाल दिया गया। यदि हम भिवानी की बात करते हैं, भिवानी के गोलागढ़ की, तो वही है कि आपके जो चौधरी बंसीलाल है, भिवानी से इनका संबंध रहा है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भी यहीं पर है। और अब की बार इनके वंशज क्या है? एक तो श्रुति चौधरी हरियाणा विधानसभा में अब की बार महिला बाल विकास और जल मंत्रालय, इनके पास 2 मुख्य डिपार्टमेंट है। इनकी माता किरण चौधरी, जो कि अभी राज्यसभा के लिए चुनी गई है। तो इतनी सारी बातें यदि आपको पता है तो यकीन करो आपको कोई भी कभी भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जिस इंसान को पॉइंट को रिलेट करना आ गया, जैसे कि भिवानी यहाँ से वर्ड पकड़ लिया, ठीक है, तो यहाँ से फटाफट उसने क्या किया, यहाँ से वस्त्र पकड़ लिया, इसके साथ वो कंबल वाला पॉइंट रिलेट कर देगा कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा कंबल कहाँ पर बनते हैं?
कंपनीज कहाँ पर हैं, इसकी फैक्ट्रीज वगैरह कहाँ पर है, पानीपत के अंदर है। पानीपत पकड़ लिया कि पानीपत की स्थापना कब हुई, 1989 के अंदर हुई। और 1989 में क्या हुआ था कि 4 जिले बने थे, जिसमें से एक था पानीपत। पानीपत एक ऐसा जिला है जो कि 2 बार बनाया गया, 1991-92 के आसपास इसको दोबारा से फिर बना दिया गया था। 1991-92 में क्या हुआ था आपके जो आपके 92-93 में आपके तराइन या फिर तरावड़े के युद्ध हुए थे, कहाँ पर है ये, करनाल के अंदर। करनाल की स्थापना कब हुई थी, 1966 में। 1966 में कितने जिले बने थे, 7 जिले बने थे। सबसे बड़ा कौन सा था, हिसार जिला था। हिसार से क्या निकाला गया, भिवानी निकाला गया। तो इस प्रकार से जिस इंसान को छोटे छोटे पॉइंट को रिलेट करना आ गया तो उसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि 4 दिन में सीख जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यदि उसको थोड़ी सी भी नॉलेज है कि कहाँ से पढ़ना है, किस बुक्स से, किस यूट्यूब चैनल से, किस कोचिंग इंस्टीट्यूट से, किस टीचर से पढ़ना है, तो यकीन करना भाई वो एग्ज़ाम निकाल ले जाएगा। वह खुद का भी एग्ज़ाम निकालेगा, अपने छोटे भाई बहनों के, अपने और जो यार दोस्त हैं उनको भी अच्छे तरीके से गाइड करेगा। तो यदि आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो पॉइंट्स को रिलेट किया करो एक शब्द के साथ दूसरे शब्द को। आगे बढ़ जाते हैं, हरियाणा और ओलंपिक को देखते हैं। अब की बार कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था ओलंपिक में, तो हरियाणा की तरफ से 24 खिलाड़ी गए थे, 24, और पूरे भारत की तरफ से 117 खिलाड़ी गए थे। तो हरियाणा वालों का, इन 24 खिलाड़ियों का योगदान कितने मेडल्स में है, तो 5 मेडल में है, और पूरे भारत का 6 मेडल में। यानी कि हरियाणा ने लगभग 85% मेडल्स में अब की बार योगदान दिया है। तो यहाँ पर लिख भी रखा है कि वैसे तो हरियाणा ने अब की बार, भारत ने अब की बार 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से हरियाणा ने 5 मेडल जीते हैं। 5 में से 3 आपके सिंगल इवेंट में और 2 टीम इवेंट में, 2 टीम इवेंट में जीते हैं, ठीक है। 4 अब की बार ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं हरियाणा ने और 1 सिल्वर मेडल। 24 खिलाड़ी गए थे, भारत से 117 गए थे। टोक्यो ओलंपिक की यदि हम पिछले ओलंपिक की बात करते हैं तब 7 पदक जीते थे, और हरियाणा में 7 पदक, ठीक है। और अब की बार कितने हैं, अब की बार 6 पदक हैं। तो नीरज चोपड़ा ने अब की बार पुरुष भाला फेंक में रजत पदक जीता है, यानी आपका सिल्वर जीता है जैवलिन थ्रो में। मन्नू भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है शूटिंग में, और अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। मन्नू भाकर और सरबजोत सिंह जो कि टीम इवेंट वाले ये रहे लास्ट वाले 2, इसमें 10 मीटर शायद यहाँ पर 25 है, एक में 10 में जीता है शायद उन्होंने, तो यहाँ पर कांस्य पदक में शूटिंग खेल में जीता है। और भारतीय हॉकी टीम में संजय और सुमित जो कि हरियाणा से संबंधित हैं, उन्होंने भी कांस्य पदक, यानी पूरी टीम ने ही खैर हॉकी में जीता है, लेकिन संजय और सुमित 2 प्लेयर हमारे हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, पूरा पूरा टॉपिक रट कर फेंक दो, क्योंकि आगे आने वाले, चाहे हम बात करते हैं सीईटी की या सीईटी मेंस की या फिर हरियाणा एचटेट की, आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब की बार हरियाणा पुलिस में पूछा गया था कि 2024 में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो 24 में 24 खिलाड़ी गए थे, पूरे भारत से 117 खिलाड़ी गए थे। तो मैं बहुत बार चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूँ कि 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आपका प्रश्न भाई आएगा ही आएगा। कौन कौन से, एक तो आपका यही ओलंपिक वाला पूरा पूरा टॉपिक कर लो, इसमें हरियाणा का क्या पार्टिसिपेट है और पूरे भारत का क्या पार्टिसिपेट है। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से 101% आएगा। दूसरा आपका आएगा, हरियाणा से जिन 4 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है वह व्यक्ति कौन कौन है, किस कैटेगरी में मिला है, अब की बार मिला है 2024 में, उसको रटकर फेंक दो। तीसरा आपका जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा मंत्रिमंडल, जो हरियाणा में अभी 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए हैं, अक्टूबर की 5 तारीख को और अक्टूबर की 8 तारीख को परिणाम भी आया है, तो उसको भी रटकर फेंक दो। तो ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसका आपको ऐसा नहीं हो कि कुछ भी छूट गया। तो बता दूं आपको, यहाँ पर उन तीनों टॉपिक की मैंने टेलीग्राम पर अलग से बिल्कुल बिल्कुल प्यारे फॉर्मेट में पीडीएफ भी बना रखी है। सेकंड, मैंने क्या कर रखा है, बहुत प्यारी प्यारी वीडियोज़ भी बना रखी है। कमेंट कर देना कि सर मुझे ये चाहिए। टेलीग्राम पर भाई कॉन्टैक्ट्स दिए हुए होते हैं हमारे, वहाँ पर स्पेशली मैसेज करके मांग लिया कर जो भी वीडियो या फिर जो भी पीडीएफ आपको चाहिए होती है, ठीक है। तो आप लोगों के ही हेल्प में हम लगातार बैठे हैं। द टीचर्स आप लोगों के लिए ही कार्य कर रहा है। द टीचर्स, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे, सबसे ऊपर आप टेलीग्राम, उसके नीचे इंस्टाग्राम, दोनों जगह जुड़ जाओ, क्योंकि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपको भी हेल्प मिलेगी इस चीज़ की। तो 3-4 टॉपिक हैं। चौथा आपका रहेगा हरियाणा की करंट अफेयर, हरियाणा के जो पीक की करंट अफेयर है, जैसे कि कुछ नियुक्तियां हुई है, जो जो चीज़ें हुई हैं, तो उनका आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके ऊपर भी मैंने 4 क्लासेज अलग से 25-30 मिनट के आसपास हर एक क्लास है वो, जो कि बनाकर अपलोड कर दी है। तो उनके लिंक्स भी आपको नीचे भी मिलेंगे, और टेलीग्राम पर आ जाओ, वहाँ पर आपको हर एक क्लास का लिंक मिल जाता है। यदि कंफ्यूज मत होना है कि सर मुझे लिंक्स नहीं मिले, टेलीग्राम पर सभी लिंक्स हैं, या फिर कॉन्टैक्ट करके ले लेना। बात करते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की, कहाँ पर है ये, तो यह है आपकी करनाल के अंदर, करनाल,
ठीक है, करनाल के अंदर है ये। जबकि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है करनाल के अंदर है। इसकी स्थापना स्टार्टिंग में 1923 में हुई थी बेंगलुरु में, लेकिन करनाल में इसको 1995 में लेकर आया गया। यह है इसकी एक प्यारी सी तस्वीर भी है। तो और भी जो हमारे अनुसंधान केंद्र हैं उसके ऊपर फटाफट से हम बात कर लेते हैं। एक है आपका CSSRI यानी कि सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान। 1969 में बनाया गया था करनाल के अंदर, और 1969 में ही आपका HBSC बोर्ड भी बना था। इसकी स्टार्टिंग में स्थापना हुई थी चंडीगढ़ के अंदर, लेकिन 1981 में इसको कहाँ पर लाया गया, आपका भिवानी में लाया गया था। गेहूं और जौ अनुसंधान केंद्र यहीं पर है, 1978 में इसको बनाया गया था। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान भी आपका करनाल के अंदर है, 1984 में इसको बनाया गया था। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, यहाँ पर संस्थान था, इसकी ब्यूरो अगले ही साल इसकी ब्यूरो बना दी गई 1985 में। लेकिन पूरा इकट्ठा ग्रुप पूछ ले, जैसे पशु के बारे में पूछ ले तो आपका रहेगा करनाल 1985 में। एक एक कर पूछे, जैसे कि भैंस पूछ ले, घोड़ा पूछ ले, भेड़ पूछ ले, बकरी पूछ ले, तब आपका रहेगा हिसार, लेकिन डेट्स आपकी 1985 वाली वही रहेगी। राष्ट्रीय ब्रेन मस्तिष्क अनुसंधान आपका नेलवाल मानेसर में है, और मानेसर को अभी एक नया जिला भी बनाया जाएगा ऐसा बोला जा रहा है। 1997 में इसको बनाया गया था। आपका NIFTEM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी कहाँ पर बनाया गया, ये आपका कुंडली मानेसर के अंदर बनाया गया 2012 के अंदर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। पंडित दीपचंद का जन्म कब और कहाँ पर हुआ? देखिए पंडित दीपचंद जी काफ़ी एक अहम योगदान दिया है हमारे जो सांग की परंपरा रही है। तो 1884 के लगभग इनका जन्म हुआ था। खांडा खेड़ी इनका गांव है और सोनीपत में है। जो आपको सोनीपत डिस्ट्रिक्ट मिल रही है, इस डिस्ट्रिक्ट से आपके बहुत सारे पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम, पंडित दीपचंद, यह जो मुख्य सांगी हुए हैं हरियाणा के, तो वह सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से ही निकले हैं। ठीक है, छज्जू राम इनके क्या हुए हैं, इनके गुरु हुए हैं। और जो आपकी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता है ही है कि 1972 में इसका डिस्ट्रिक्ट का एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनती है। 2 डिस्ट्रिक्ट बनी थी, भिवानी और सोनीपत। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एटलस की साइकिल भी सोनीपत के अंदर ही बनती है। इसके अंदर आता है गोहाना। गोहाना को अभी एक नया जिला बनाया जा सकता है, ऐसी बातें अभी चल भी रही है। हरियाणा में, हाँ यहाँ पर एक प्रश्न और कर लो जो सांग से रिलेटेड आपका रहेगा। जो आपका पंडित लक्ष्मीचंद है, उनके कैरेक्टर पर अभी मूवी बनी है 2022 के अंदर, तो उससे रिलेटेड भी प्रश्न आ सकता है। लेकिन प्रश्न आ सकता है आधुनिक जो हरियाणा के अंदर सांग की नींव किसने रखी, तो वो थे आपके किशन लाल भट्ट। किशन लाल, ठीक है, किशन लाल भट्ट थे आपके। कहाँ से थे ये? मेरठ से थे, लेकिन इनकी कर्म भूमि रही है रेवाड़ी यानी हरियाणा, तो वहाँ से रिलेट कर लेने को। जो इनके बाद आपके काफ़ी फेमस हुए पंडित मांगेराम, पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित दीपचंद और ये आपका जाट मेहर सिंह, तो ये सभी के सभी आपके सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से संबंधित रहे हैं। बात करते हैं हरियाणा में प्रथम कौन सी शोध पत्रिका निकाली गई। काफ़ी बार इस प्रश्न को डाल दिया है मैंने, क्योंकि यह प्रश्न मैं आपको रटवाना चाहता हूँ, क्योंकि इसके साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। शोध का मतलब होता है रिसर्च, तो रिसर्च पत्रिका या रिसर्च मैगजीन हमारी कौन सी थी, तो वह थी आपकी हरियाणा शोध, इस नाम से थी। 1966 में जब हरियाणा बना तो उसी टाइम पर इसको निकालना शुरू कर दिया था। कहाँ से सर? रेवाड़ी से इसको निकाला गया था। लेकिन ठीक 3 साल के बाद 1969 में इस पत्रिका का नाम बदल दिया गया। क्या रखा गया? जर्नल स्टडी ऑफ हरियाणा। और 1969 से यह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से आपके निकाले जाने लगी। इस प्रकार से पढ़ा करो, जैसे कि 1969 का जिक्र आया तब आपको पता होना चाहिए कि 1969 में आपका HBSC बोर्ड की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? चंडीगढ़ के अंदर। 1981 में आपका इसको भिवानी बोर्ड में कन्वर्ट कर दिया, भिवानी ले जाया गया था। आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा साहित्य अकादमी है जो आपका कहाँ पर है, ये पंचकुला के अंदर है। चंडीगढ़ पंचकुला नाम ले तब आपको चंडीगढ़ मिलेगा, लेकिन पंचकुला के अंदर है। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन हुआ था। ठीक है, इसकी जो प्रमुख पत्रिका वह है इसकी हिंदी की पत्रिका, और उसका क्या नाम है? हरिकंदा। संस्कृति पूछ ले तो हरिप्रभा रहेगी। उर्दू की, ये है उर्दू, कर लो यहाँ पर उर्दू। ठीक है, उर्दू की पूछ ले तब आपका जमुना तट रहेगा। और आपकी पंजाबी की पूछ ले तो आपका शब्द बूंद रहेगा। ये पंजाबी की है, आगे से 2 शब्द काट देना। ठीक है, ये तो पंजाबी शब्द बूंद रहेगा पंजाबी की। इनके अंदर कुछ पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जैसे जो हमारी मुख्य पत्रिका है हिंदी, तो हिंदी सूरदास से याद कर लो कि सूर सम्मान या सूर पुरस्कार दिया जाएगा। संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि दिया जाएगा, और उर्दू में आपका हाली पुरस्कार दिया जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली के नाम पर। पानीपत से इनका संबंध भी रहा है।
बात करते हैं हरियाणा साहित्य अकादमी पंजाबी क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार देती है। तो पंजाबी में आपका एक है यहाँ पर भाई संतोष सिंह, ये काफ़ी फेमस है। भाई रतन सिंह भी काफ़ी फेमस है। जनसंपर्क विभाग पत्रिका आपकी सप्त सिंधु पत्रिका और जन साहित्य है। लोक संपर्क विभाग आपकी हरियाणा संवाद रहेगा। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा हरियाणा खेती पत्रिका निकाली जाती है। तो काफ़ी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होने काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए आज का हमारा फाइनली लास्ट प्रश्न आज हम पहुंच चुके हैं। हमारा फाइनली लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, एनसीआर। देखिए एक एनसीआर एरिया है, एनसीआर एरिया सबको पता है कि दिल्ली एक एनसीआर एरिया है। तो दिल्ली एनसीआर, पहले एनसीआर का फुल फॉर्म समझ लो। एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, एन नेशनल, सी कैपिटल आर रीजन, यानी कि आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। 1991 में यहाँ पर रहा। ये 1991 में क्या किया गया, इसको 69वां संविधान संशोधन किया गया संविधान के अंदर, और उसके तहत दिल्ली को एनसीआर क्षेत्र घोषित कर दिया गया। और सिर्फ दिल्ली को ही नहीं, जैसे कि यह आपकी है दिल्ली, मैं डी से लिख देता हूँ, यह रही आपकी दिल्ली। तो दिल्ली के आसपास का जो कुछ एरिया है यह भी एनसीआर में आता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा एरिया आ जाता है अभी बता देते हैं आपको। तो यह आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश, ये वाला, यह हो गया आपका यूपी, और यह हो गया आपका RAJ राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर एरिया आता है वह आता है हरियाणा का। हरियाणा के लगभग इसके अंदर 14 ज़िले आते हैं, यूपी के 8 ज़िले और राजस्थान के 2 ज़िले। तो इन तीनों को जोड़ दें तब एनसीआर के अंदर कुल मिलाकर 24 ज़िले आते हैं। कुल मिलाकर 24 ज़िले आते हैं एनसीआर के अंदर। तो जिसमें से 14 ज़िले हरियाणा के, 8 ज़िले उत्तर प्रदेश के और 2 ज़िले राजस्थान के आते हैं। तो हरियाणा के कितने, 8 ज़िले आते हैं, यूपी के 8 ज़िले और हरियाणा के 14 ज़िले। ठीक है, तो हरियाणा के कुल कितने, 22 ज़िले हैं, जिसमें से 8 ज़िले शामिल नहीं हैं, 14 ज़िले इसमें शामिल है। तो अगर पूछ ले एनसीआर के अंदर कितने ज़िले आते हैं तो 24। पूछ ले कि एनसीआर के अंदर कितने राज्यों का क्षेत्र आता है तो 3। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। यदि पूछ ले कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र किस राज्य का आता है तो हरियाणा का रहेगा। और हरियाणा का कितना प्रतिशत उसमें आता है तो हरियाणा का 57, यानी कि 57% हिस्सा एनसीआर के अंदर शामिल है। और दूसरी बात, एक और पॉइंट इसी के साथ रिलेट कर लो कि 57% ही हमें हमारी धरती से चंद्रमा दिखाई देता है। जब आप बोलते हो कि सर आज पूर्णिमा है, आज हमें पूरा चांद दिखाई दे रहा है, तो जब आपको पूरा चांद दिखाई दे भाई वो 57% ही होगा। तो दोनों डेटा एक जैसा है, दोनों को एक साथ याद करने की कोशिश किया करो। इसी वजह से मैं आपको टाइम टाइम पे यही सजेशन देता रहता हूँ कि डेटा को एक दूसरे के साथ रिलेट करके पढ़ोगे तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यकीन करना। जैसे कि यहाँ पर आया 1991, तो 91 से आप याद साथ के साथ कर लो 91वां संविधान संशोधन हुआ था सन 2003 के अंदर। इसमें क्या बोला गया कि जितने भी आपके MLA होते हैं उनका 15% मंत्री परिषद में यानी मंत्रिमंडल में शामिल होगा, जो कि हरियाणा में कितना हो जाता है 14, क्योंकि हरियाणा में 90 विधायक बनते हैं और इसका 15% यदि आप निकालोगे तब आपके पास निकल कर आएगा 13.5, और 13.5 कोई व्यक्ति नहीं होते तो हमने उनको 14 मान लिया है। अब यह मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है, देखिए हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीट है, यानी कि 90 MLA बनेंगे, लेकिन इनमें से जो मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री क्या मतलब, सभी मुख्यमंत्री नहीं, मतलब सभी CM नहीं। मुख्यमंत्री का मतलब हो गया कि जो आपके फेमस मंत्री बनेंगे, कैबिनेट और राज्य मंत्री बनेंगे, वह सिर्फ 14 लोग ही होंगे और इन्हीं को अलग अलग विभाग दिए जाएंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी काफ़ी ज़रूरी है। आज का हमारा फाइनली लास्ट प्रश्न, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, 44,212, 44,212। काफ़ी सारा डेटा है, याद रखने की कोशिश करो। 1809 और 10 में क्या हुआ, हरियाणा पर पूरे कंप्लीट हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, याद कर लेना। 1833 में क्या हुआ, हरियाणा को उत्तर प्रदेश में मिला दिया गया था। और 1857 की क्रांति के बाद 1858 में क्या हुआ, हरियाणा को पंजाब में मिला दिया। यानी पंजाब कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा, कभी पंजाब का हिस्सा रहा। और फिर क्या होता है कि पेप्सू का तो आपको पता है ही है, पेप्सू 48 के आसपास ये पूरे हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश,
ठीक है, इन तीनों का हिस्सा इसमें शामिल था पेप्सू में, तो हरियाणा इसका भी हिस्सा रहा है। और फाइनली 1966 में जाकर पंजाब से हरियाणा अलग हो जाता है और हरियाणा को मिलता है लगभग 44,212 वर्ग किलोमीटर एरिया, जो कि उस समय पर जो पंजाब था, क्योंकि उस समय पर हरियाणा तो था ही नहीं, तो जो 100% हिस्सा था जो कि पंजाब हम बोलते थे उसको, तो उसमें से लगभग आपका 34 दशमलव कुछ यानी हम 35% मान सकते हैं, लगभग 35% हिस्सा हमें मिला था। और अगर हम पूरे भारत की बात करते तो पूरे भारत का 1,34% हिस्सा है क्षेत्र वाइज, और क्षेत्र में आपका 21वां सबसे बड़ा आपका राज्य है कौन सा, हरियाणा। जनसंख्या की बात करें तो पूरे भारत का 2.09% हिस्सा है, और यह आपका 18वां नंबर का क्या है, जिला है, राज्य है। कब की बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ 2011 के डेटा के अनुसार, 2011 के डेटा के अनुसार की बात कर रहा हूँ। लेकिन 2014 में क्या हो गया था, तेलंगाना 2 जून 2014 तेलंगाना राज्य बना है। और हरियाणा की बात करूँ, सबसे आखिरी जिला, नया जिला आपका बना है 16/11/16 को, 16/11/16 को कौन सा, चरखी दादरी किससे अलग हुआ था, भिवानी से अलग हुआ था। तो आज भी हमारे पास इतना ही एरिया है, 44,212, और कुल पूरे भारत का 1.34% है यह पूरा एरिया। क्या आप देख सकते हो कि इतने कम एरिया वाले क्षेत्र में पूरे भारत में आज हरियाणा आपके अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारे प्रश्न किए हैं और मैंने बिल्कुल बीच में कहीं पर भी गैप नहीं लिया। मैंने लगातार कोशिश की है कि आपको लगभग 1 घंटे में आपको काफ़ी सारा डेटा मैं इस वीडियो में आपको दे दूं। पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम आप फटाफट से ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम के आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि एक तो आपको हर एक दिन पीडीएफ हम लोग देते रहते हैं, काफ़ी सारी पीडीएफ आप लोगों को देते हैं। दूसरा, जो हमारी प्रीवियस पीडीएफ है, जब से हमने कार्य करना शुरू किया है, कुछ मुख्य पीडीएफ होती है जो कि हमें लगता है, जैसे कि एक पीडीएफ है जिसमें हरियाणा के 2000 प्लस प्रश्न हैं, एक वह है, एक आपकी हिंदी की पीडीएफ, एक आपकी मैथ्स की पीडीएफ, हरियाणा मंत्रिमंडल, हरियाणा ओलंपिक, हरियाणा करंट अफेयर। तो जो मुख्य मुख्य पीडीएफ होती हैं, जैसे कि हरियाणा पद्मश्री अवार्ड विजेता, तो जो भी हमारी मुख्य मुख्य पीडीएफ होती हैं, तो उनको हम टाइम टाइम पर रीशेयर यानी कि दोबारा दोबारा से उनको ग्रुप्स में, आपके जो टेलीग्राम चैनल है वह डालते रहते हैं। सप्ताह में लगभग एक बार तो हम ऐसा ही करते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए कैंडिडेट जुड़ जाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है एक्सेस करना, और आराम से कहीं पर भी बैठकर 20-30 मिनट में वो अपना रिवाइज पूरा पूरा तरीके से उसको अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो इसी वजह से बोलता हूँ कि टेलीग्राम पर तो आप जुड़ ही जाओ। टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर, उसके नीचे मिलेगा आपको इंस्टाग्राम, तो दोनों जगह जुड़ जाओ, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी हम लगातार हर रोज़ एक पोस्ट करते हैं जिसमें आपको बहुत कम समय में, मात्र 10 सेकंड में एक अच्छी जानकारी मिल जाती है। वहाँ पर भी जुड़ जाओ। बहुत सारे पूछते रहते हैं कि सर वो पीडीएफ, वो वीडियो, उसका लिंक, तो भाई टेलीग्राम पर सब कुछ मिलेगा। फिर भी ना मिले तो कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट करो, स्पेशली मैसेजेस कर दो या इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर दो, जो कुछ आप मांगोगे वही आपको मिल जाएगा। जो आप कमेंट्स करते हो कि सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं आपके कमेंट्स हर दिन पढ़ता हूँ और उन्हीं पर कार्य करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन होता क्या है कि कमेंट्स करने वाले काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट है, किसी को हिंदी की, ईवीएस की, मैथ्स की, रीजनिंग की, और अलग अलग टॉपिक पर मैराथन चाहिए। काम करने वाले बहुत कम टीचर अभी हमारे पास हैं। लेकिन यह मत सोचिएगा कि अगर आज आपने काम कुछ कमेंट कर दिया, 10 दिन निकल गए, लेकिन आपके उस कमेंट का रिप्लाई नहीं आया या फिर उसके लिए काम नहीं हुआ, हमने नोट कर लिया, लेकिन थोड़ा सा भाई टाइम लग सकता है, लेकिन आपके कमेंट पर काम 101% होगा। तो चलिए, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो यदि आपका वीडियो में जो आपका टीचिंग स्टाइल है वह पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो, आपका जो कंटेंट डिलीवर करने का तरीका यदि आपको पसंद आया हो। तो चलिए, चलते चलते मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। पीछे क्या हो गया, पास्ट में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसको भूलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और एक नई शुरुआत करके, क्योंकि यही बोला जाता है एवरी ए न्यू डे ए चांस टू चेंज यूर लाइफ, यानी कि हर एक नया दिन हमारे पास एक मौका होता है हमारी लाइफ को बदलने का। फॉर एग्जांपल, यदि आपने अभी सीईटी की तैयारी करनी है, या हरियाणा सीईटी की, या फिर एचटेट की तैयारी करनी है, हो सकता है कि आप पहले नहीं कर पाए हो, पहले एग्ज़ाम ना दे पाए, या फिर फेल हो गए हो, तो क्या अब आप उसी बात को लेकर बैठे रहोगे? लेकिन एक नया दिन, एक नया विचार आपकी पूरी क्या कर सकता है, पूरे की पूरे आपकी होल लाइफ को चेंज कर सकता है। ए न्यू थॉट
चेंजिंग यूर होल लाइफ, तो आपके पूरे लाइफ को चेंज कर सकता है यदि एक विचार आप अच्छे डायरेक्शन में ले लेते हो। जस्ट आपको करना क्या है, एक विचार लीजिए और उस पर हर एक दिन काम करना है। हर एक वीडियो के आखिर में मैं आपको इन्हीं बातों के साथ वीडियो की समाप्ति की ओर लेकर जाता हूँ, क्योंकि मैं खुद यही चाहता हूँ कि भाई जो भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़े, जो भी इन PDF को पढ़े, भाई सक्सेस हो जाओ। हो सकता है कि थोड़ा लेट हो, आप थोड़े बाद में जुड़े हो, लेकिन जो भी आपकी पर्सनल क्वेरीज है कॉन्टैक्ट कर लिया करो। मैं पर्सनली तौर पर यही चाहता हूँ कि हर एक कैंडिडेट को जॉब मिले। हर एक, यह तो ज़रूरी नहीं कि सभी को सरकारी नौकरी मिले, लेकिन बहुत सारे लोगों को सरकारी नौकरी मिले, प्राइवेट सेक्टर में जाए और खुद का एक, या तो कोई खुद का एक व्यापार स्टार्ट करे या नौकरी, या एटलीस्ट इतना तो एक लायक इंसान बन ही जाए कि अपने बच्चों के लिए कुछ भी वो कर सके। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों के साथ यहीं पर पूर्ण विराम देता हूं। लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ, आज की इस वीडियो से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देकर जा रहा हूं, तो अभी आपको मुझे कमेंट करके मुझे यह बताना है कि अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। कमेंट करके अभी मुझे बता दो। थैंक यू गाइस।